एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? तो एक्शनेबल क्लेम मतलब में आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा क्लेम जिस पर आप एक्शन ले सकते हो, सिंपली इसका मतलब ये होता है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में ये देखा जाता है कि एक ऐसे कर्ज के लिए, एक ऐसे लोन के लिए या कर्ज के लिए जिसके लिए आपने सिक्योरिटी जमा नहीं की है, उसके लिए आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। जैसे मान लो ए है, ए ने बी से 50,000 रुपया कर्ज ले लिया, लेकिन बी के पास उसने कोई सिक्योरिटी ही जमा नहीं की, कोई गारंटी उसके पास नहीं रखी, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। अब ए जो है वो पैसा नहीं चुका रहा, ये 50,000 रुपये बी से ले लिए, बट कोई ना तो कोई सिक्योरिटी जमा किया और उसका वापस भी नहीं कर रहा 50,000 रुपया। तो बी क्या करेगा? तो बी को यहाँ पे रेमेडी मिलेगी सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से। सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि एक ऐसा क्लेम जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, या एक ऐसा कर्ज जिसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं की गई है, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रतिभूत ऋण से भिन्न, मतलब एक ऐसा कर्ज आपसे ले लिया किसी ने, या आपने किसी को दे दिया जिसके लिए कोई सिक्योरिटी ही जमा ना हो, तो उसके लिए जब आप क्लेम करोगे तो वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा, आप उस पर एक्शन लोगे। ठीक, और साथ ही इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है चल संपत्ति से। कोई चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे कोई फायदा हित किसी व्यक्ति का जुड़ा हुआ है ना, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर किसी का जुड़ा हुआ है जो दावेदार के कब्जे में नहीं है, तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो। इसका एग्जांपल सुनो, जंगम संपत्ति वाले का। ए जो है वो 50 क्विंटल गेहूं बी को देने के लिए तैयार हो जाता है। क्या? 50 क्विंटल गेहूं बी को देने के लिए ए तैयार हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बी क्या करता है, उसे पहले से ही एडवांस कुछ पैसे दे देता है कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, बाद में आप एक काम करो, कुछ एडवांस पैसे रख लो। अब यहाँ पे बी ने जैसे ही एडवांस पैसे उस 50 क्विंटल गेहूं के लिए ए को दिए, तो बी का गेहूं के साथ हित जुड़ गया, है ना, फायदा हित जुड़ गया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट जुड़ गया, और वो गेहूं अभी बी के कब्जे में भी नहीं है, बी के कब्जे में नहीं है वो गेहूं, अभी तो ए के पास है, अभी तो वो सिर्फ तैयार हुआ है ना बी को देने के लिए, और बी ने एडवांस पैसे भी दे दिए। तो यहाँ अगर ए दी गई तारीख पर बी को गेहूं ना पहुंचाए या उसे प्रोवाइड ना कराए वो गेहूं, तो बी इसके लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो अनसिक्योर्ड डेब्ट की बात हुई है, एक ऐसा कर्ज जिसके लिए सिक्योरिटी जमा न की गई हो, और दूसरी जिस चीज की बात हुई है वो है जंगम संपत्ति का फायदा प्रदित, एक ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हो और उसके साथ ही जो दावेदार के कब्जे में ना हो, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 130 की अगर हम बात करें तो ये हमें डेफिनेशन नहीं बताता एक्शनेबल क्लेम की, ये हमें बताता है कि इसका ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि इसका जो ट्रांसफर होगा, चाहे आप कंसिडरेशन के लिए करो चाहे बिना कंसिडरेशन के करो, लेकिन लिखित के निष्पादन द्वारा किया जाएगा। जो अंतरणकर्ता या उसकी तरफ से कोई उसका एजेंट है उसके द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके सारे राइट्स और जो रेमेडीज हैं वो चाहे नुकसान के तौर पर हो या नहीं, अंतरिति में चले जाएंगे, मतलब जिसको आप एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके पास चले जाएंगे, चाहे अंतरण की सूचना दी गई हो या ना दी गई हो। तो ये हमें बताता है कि भले ही आपका कोई कंसिडरेशन हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी तरफ से किसी को कोई केस फाइल करने के लिए दे रहे हो कि चलो मेरी तरफ से तुम केस फाइल कर दो, है ना, अनुयोज्य दावे के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो जो ट्रांसफर होगा ना एक्शनेबल क्लेम का, एक तो वो रिटन में होना चाहिए, दूसरा उस पर साइन होने चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए वो, और जो अंतरण करता है, जो उस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है, और जितने भी उसके राइट्स और लाइबिलिटीज होंगे जो अंतरण करता थे, वही सारे राइट्स और लाइबिलिटीज किसके पास चले जाएंगे? वो चले जाएंगे आपके अंतरिति के पास, यानी जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये है कि इस सेक्शन की जो कोई भी बात है वो न तो किसी आपके समुद्री बीमे पर और न ही किसी अग्नि बीमा पॉलिसी के ट्रांसफर को लागू नहीं होती है। ठीक, यानी कि जो भी आपके मरीन और फायर इंश्योरेंस होते हैं उसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी आपके फायर इंश्योरेंस है वो हम किस लिए कराते हैं कि अगर कल को हमारे घर में आग वगैरह लग जाती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेंगे। ठीक, इसलिए कराते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ट्रांसफर आप नहीं करा सकते, क्योंकि आग जिसके घर में लगती है इंश्योरेंस वही ले सकता है, इस तरीके का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो अगर समुद्री बीमा आपने कराया हुआ है या कोई अग्नि बीमा कराया है तो उसका आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इसका एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हमें ट्रांसफर बता रहा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ पता लगेगी? सेक्शन नंबर 3 में। अब यहाँ पे केस भी देख लो, सीताराम वर्सेस नारायण स्वामी 1916 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो एक्शनेबल क्लेम का आप ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए किसी खास प्रारूप की या किसी खास ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। जिस भाषा का प्रयोग अंतरणकर्ता कर रहा है उसके अंतरण का बस इंटेंशन जो है, जो उसका आशय है या इरादा है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खास ड्राफ्ट बनवाओगे, लेकिन हाँ रिटन में होना चाहिए और साइन होना चाहिए। बस सेक्शन में जो है जो बताया गया है वो यही कह रहा है कि रिटन और सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 131 जो हमें बताता है कि एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर का हमें नोटिस देना पड़ेगा, और ये नोटिस देगा कौन? तो ये नोटिस देगा ट्रांसफरर, यानी कि अंतरणकर्ता या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है तो उसकी तरफ से देना होगा। लेकिन अगर ये ऑथराइज्ड एजेंट या ट्रांसफरर यहाँ पर क्या करेंगे? उसको सिग्नेचर करके देंगे, लेकिन अगर वो सिग्नेचर करने से मना करते हैं तो उस पर कौन करेगा? मतलब किसके द्वारा वो नोटिस दिया जाएगा? वो नोटिस दिया जाएगा ट्रांसफरी यानी कि अंतरिति या उसकी तरफ से। तो यहाँ पर नोटिस की बात हुई है, और वो जो नोटिस है जो दिया जा रहा है एक्शनेबल क्लेम का, वो नोटिस रिटन में होना चाहिए, और उस नोटिस पर जो अंतरिति है जिसको आप अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम और पता भी होना चाहिए। मतलब उसका नाम क्या है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो एक्शनेबल क्लेम, उस नोटिस में लिखा होगा, और साथ ही उस व्यक्ति का एड्रेस भी उसमें लिखा होगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 131 हमें यही बताता है कि नोटिस रिटन में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 132 जो हमें बता रहा है कि जिसको आप अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हो उसके राइट्स और उसकी जो भी लाइबिलिटीज वगैरह होंगी, खैर राइट्स तो नहीं लेकिन लाइबिलिटीज उसकी जो भी होंगी वो वही होंगी जो ट्रांसफर की डेट पर, जिस दिन आपने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया है उसकी डेट पर वही जो उसकी थी, किसकी थी? अंतरणकर्ता की थी। जो ट्रांसफर की लाइबिलिटीज थी एक्शनेबल क्लेम की ट्रांसफर करने की डेट पर, वही लाइबिलिटीज अंतरिति की भी होंगी, यानी जो ट्रांसफरी है जिसको आप अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हो उसकी भी वही लाइबिलिटीज होंगी। तो एक तरीके से ये अंतरिति के दायित्व की बात कर रहा है, और सेक्शन 131 बात कर रहा है
कि जो नोटिस होगा वो रिटन और साइन होना चाहिए। और सेक्शन 130 में बता रहा है कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक्शन 130 से लेकर 132 तक कहीं पर भी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उसका नोटिस कैसा होना चाहिए, उसका ट्रांसफर कैसे होगा। जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन नंबर 3 में, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आई होप आज की वीडियो में एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड क्या क्या बेसिक पॉइंट्स थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं। डेफिनेशन हम पहले भी अलग से समझ चुके हैं और इस वीडियो में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।